जय श्री श्याम दोस्तों, प्लस पॉइंट क्लासेस के ऊपर आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आज के इस वीडियो में क्लास 10th के लिए सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करने वाला हूं। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सामाजिक विज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो आपका पहला प्रश्न हो जाएगा, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा संसाधन नियोजन। नियोजन का अर्थ होता है नियमबद्ध या क्रमबद्ध। अगर आप संसाधनों का एक नियम बनाकर या क्रम बनाकर उपयोग करना ही क्या कहलाता है? संसाधन नियोजन। अर्थात भावी पीढ़ियों को ध्यान में रखती है हम संसाधन की पहले एक नियम बनाएंगे, कानून बनाएंगे, एक सूची बनाएंगे, उसके आधार पर हम संसाधनों का उपयोग करेंगे। यही क्या कहलाता है दोस्तों? संसाधन नियोजन। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं तथा इसके संरक्षण के उपाय लिखिए। मृदा अपरदन से अभिप्राय है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का जो कटाव होता है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा अपरदन। अब दोस्तों जो मृदा अपरदन है वो किन किन कारणों से होता है? एक तो होता है पवनों से, एक होता है जल से। अर्थात एक तो पवन अपरदन, एक हो गया जलीय अपरदन। जो मिट्टी का कटाव है वो दो ही कारणों से होता है, या तो पवनों से हो सकता है या फिर जल से। अब इसके जो संरक्षण है, जो मृदा अपरदन है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं, इनके उपाय लिखना है। तो एक हो गया सीढ़ी नुमा कृषि। अगर पहाड़ी क्षेत्रों में कोई इस तरह का पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर हम कृषि करें तो उसको इस तरह से जोतना चाहिए सीढ़ी नुमा, जिससे क्या हो, जो जल है वो पहले यहाँ आए, इसका बहाव फिर यहाँ आए, फिर यहाँ आए, तो इसका जो बहाव है वो कम हो जाए, जिसके कारण जो मृदा का अपरदन है वो बहुत ही कम हो सके। इसके अलावा हम खेतों के ऊपर बाड़ बना सकते हैं। ये मान लीजिए खेत है, इसके चारों ओर हम क्या घास की पट्टी लगा दी, जिससे जो जलीय अपरदन होगा या वायु अपरदन होगा वो यहाँ पर आकर टकराएगा और जिससे उसका वेग कम हो जाएगा और मृदा अपरदन बहुत ही कम होगा। ये दो उपाय हो गए। इसके अलावा हम पंक्तिनुमा वृक्ष, जैसे मान लो कोई पंक्ति है, इसके ऊपर हमने वृक्ष लगाया तो यहाँ से जो पवनी आएगी वो इन पेड़ पौधे से टकराएगी और जो अपरदन होगा वो बहुत ही कम होगा। इससे जलीय अपरदन भी कम होगा और वायु अपरदन भी कम होगा। तो इस तरह से आप इनके उपाय लिख सकते। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, संकटग्रस्त जाति क्या है? संकटग्रस्त जाति क्या है? तो ऐसी जाति या ऐसे जीव ही जाति जो लंबे समय से किसी संकट का सामना कर रही है। अब संकट कौन कौन से हो सकते हैं? या तो भोजन को लेकर या आवास को लेकर। तो ऐसी जाति जो लंबे समय से भोजन और आवास को लेकर संकट का सामना कर रही है, संकटग्रस्त जाति कहलाती है। इसके दो उदाहरण लिखना आप दे सकते हो। ओके, इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, एजेंडा 21 क्या है? दोस्तों एजेंडा 21 एक घोषणा पत्र था जो ब्राजील में हो रहे रियो डी जेनेरो सम्मेलन, अर्थात ये सम्मेलन हो रहा था पर्यावरण और विकास को लेकर। इसमें जो भी राष्ट्र थे वो संयुक्त एक मीटिंग की थी जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। उसके अंदर ये एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था जिसे हम एजेंडा 21 के नाम से जानते। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते? ऐसी परियोजना जो दो या दो से अधिक उद्देश्यों को लेकर की गई बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। जैसे कोई बांध हो गई दोस्तों, कोई बांध है तो ये बांध क्या करेगा? या तो किसी बाढ़ का जो जल है, जो बाढ़ वाले क्षेत्र में जल जाता है उसको रोकेगा। इसके अलावा इससे सिंचाई की जाएगी, इसके अलावा इससे विद्युत उत्पन्न की जाएगी। तो इसके उद्देश्य बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी परियोजना जिसका उद्देश्य क्या हो, दो या दो से अधिक हो, बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। अब आपको बताना है बहुउद्देशीय परियोजना से दो लाभ और हानि। तो आई होप आप बता सकते हो। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है या वैश्वीकरण किसे कहते हैं? वैश्वीकरण का कृषि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? वैश्वीकरण से अभिप्राय है विश्व का एकीकरण, अर्थात सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से विश्व क्या है? एक। यही क्या बतलाता है? वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? दोस्तों वैश्वीकरण से कृषि को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। जैसे अगर कोई हमारे देश में उत्पाद ज़्यादा हो रहा है तो हम दूसरे देश में उससे क्या कर सकते हैं? निर्यात कर सकते हैं। या हमारे देश में किसी कृषि उत्पादक, मतलब कोई बीज की कमी है तो हम दूसरे देश से बीज मंगा सकते हैं अच्छी क्वालिटी का। अब दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात कर लेते हैं, संसाधन संरक्षण से क्या अभिप्राय है तथा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? बताइए। संसाधन संरक्षण से अभिप्राय है संसाधनों का बचाव, अर्थात भावी पीढ़ी को हम ध्यान में रखते हुए संसाधन का कम से कम उपयोग करें और ऐसे संसाधन का उपयोग करें जो हम पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? संसाधन संरक्षण, अर्थात संसाधनों का बचाव ही क्या है? संसाधन संरक्षण। इसके बाद हम बात करते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है।
पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, गैर परंपरागत संसाधन कहते किसे। तो ऐसे संसाधन जो पृथ्वी के ऊपर असीमित मात्रा में स्थापित है, तो ऐसे संसाधन कौन से कहलाते हैं? गैर परंपरागत। जैसे हो गई पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये क्या है? असीमित मात्रा में, इनकी कोई सीमा नहीं है, ये बहुत ही मात्रा में आपको मिल जाएंगे, ये कभी भी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे संसाधन जो पृथ्वी के ऊपर असीमित मात्रा में है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन कहलाते। अब ऊर्जा संसाधन गैर परंपरागत कौन कौन से हो गए? पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, ज्वारीय ऊर्जा हो गई, बायोगैस हो गई, ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, सतत पोषणीय विकास से क्या अभिप्राय है? इससे आप क्या समझते हैं? सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते? सतत पोषणीय विकास का अर्थ है दोस्तों, वर्तमान पीढ़ी अपना विकास तो करे परंतु भावी पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए संसाधन का उपयोग करे, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उन संसाधनों का उपयोग कर सके। अर्थात सतत पोषण से अभिप्राय है, वर्तमान पीढ़ी अपना विकास तो करे परंतु उन्हीं संसाधनों का उपयोग करे जो पृथ्वी के ऊपर बहुत ज़्यादा मात्रा में है या उनके सीमित भंडार नहीं है, असीमित भंडार है, उनका उपयोग करके सबसे ज़्यादा अपना विकास करे। ठीक है, तो जो कम मात्रा में है या सीमित मात्रा में, उनका बहुत कम उपयोग करें, जिससे आने वाली पीढ़ी भी उनका उपयोग कर सके, उन संसाधनों का उपयोग कर सके। अब दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? दोस्तों इससे पहले हम संसाधन नियोजन की बात कर चुके हैं, अब बात करेंगे कि यह आवश्यक क्यों है। दोस्तों बात करते हैं, हमारा भारत देश बहुत ही बड़ा है, इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? संसाधन पाए जाते हैं। तो इसका हम पहले क्रमबद्ध एक अध्ययन करेंगे या इसका एक नियम बनाएंगे कि कौन से क्षेत्र में कौन से संसाधन है। मान लीजिए यहाँ झारखंड है, झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला है, परंतु भारत के कुछ क्षेत्र में भी कोयला पाया जाता है। तो इसकी पहले सूची बनाएंगे कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, उनको आयात या निर्यात करेंगे। मान लीजिए झारखंड में कोयला है और हमने उत्तर प्रदेश में भेजा, तो यहाँ पर भी कोयला की भंडार है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ कोयले की आवश्यकता है तो जो पास वाला क्षेत्र है उससे हम कोयला प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, जिससे क्या होगा, आयात और निर्यात का, अर्थात परिवहन में जो संसाधन खपत होते हैं, पेट्रोलियम हो गया या डीजल हो गया या विद्युत ऊर्जा हो गई, वो खपत होता है वो कम से कम हो सके, इससे यही बेनिफिट है। तो संसाधन का पहले हम नियमबद्ध अध्ययन करें या सूची बनाए, उसके आधार पर इसको आयात या निर्यात करें, जिससे क्या हो, संसाधनों का कम से कम उपयोग हो और संसाधन बचे। इसीलिए क्या है, संसाधन नियोजन आवश्यक है। इसके बाद में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से? अर्थात किसी क्षेत्र में जो उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं उनको कौन कौन से कारण प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हमारे को बताना है। तो जिस क्षेत्र में समतल जगह होगी, अर्थात पहला हो गया स्थलखंड, अगर स्थलखंड समतल होगा वहाँ पर उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा होंगे। इसके बाद में हो गया श्रमिक, जिस क्षेत्र में श्रमिक ज़्यादा होंगे, अर्थात फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जो लोग होते हैं, मजदूर होते हैं, वो जिस क्षेत्र में ज़्यादा होंगे वहाँ पर उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा खोले जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है विद्युत, उद्योगों में बड़ी बड़ी मशीनें होती है, उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इसका अगला पॉइंट हो गया विद्युत। इसके बाद दोस्तों अगला प्रभावित करने वाला कारण है कच्चा माल। जो उद्योग धंधे होते हैं या उद्योग होते हैं वो कच्चे माल पर निर्भर होते हैं। मान लीजिए कोई चीनी का उद्योग है तो वो किसके ऊपर होगा? गन्ना के ऊपर। जो गन्ना क्या है, खेतों से हमारे को प्राप्त होता है, अर्थात प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो कच्चा माल हो गया। तो जो उद्योग धंधे होते हैं वो हमेशा किसके ऊपर निर्भर होते हैं? कच्चे माल के ऊपर। इसके आगे हो सकता है परिवहन। उद्योग धंधे में कच्चा माल लाने के लिए या जो भी प्रोडक्ट बनाओ उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? परिवहन की। तो जहाँ परिवहन के साधन होंगे वहाँ उद्योग धंधे सबसे ज़्यादा खोले जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, भारतीय सूती वस्त्र पर टिप्पणी लिखी। भारतीय जो सूती वस्त्र उद्योग है वो बहुत बड़े सूती वस्त्र उद्योगों में, वृहत उद्योगों में से एक माना जाता है। सूती वस्त्र उद्योग की उत्पत्ति 1818 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1818 ईस्वी में हुई थी सूती वस्त्र उद्योग की। और कहाँ हुई थी? कोलकाता के अंदर हुई थी। और इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत लिखना है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की बात करते हैं, विनिर्माण उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है? जो विनिर्माण उद्योग है या जो उद्योग है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों बात करते हैं, जो विनिर्माण उद्योग है इसको अर्थव्यवस्था या भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या माना जाता है? आत्मा माना जाता है। क्योंकि जो भारत की जीडीपी है ये सबसे ज़्यादा इन्हीं के ऊपर आधारित है, उद्योग धंधों के ऊपर ही आधारित है।
ठीक है। इसके लिए जो भारतीय सरकार है वो अलग अलग प्रकार की स्कीमें या योजनाएं चलाती है, जैसे मेक इन इंडिया हो गया, मेड इन इंडिया होगी, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? उद्योगों का है। क्योंकि यहाँ से कोई माल, मान लीजिए यहाँ से कच्चा माल प्राप्त किया जा रहा है 60 रुपये में, उसके बाद में इसका विनिर्माण में खर्चा हुआ 20 रुपये का, और सरकारी का उद्योग है और वो मार्केट में बिक रहा है 120 रुपये का, तो इसमें बेनिफिट कितना हो रहा है? तो ये जीडीपी में क्या है? महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में आपको लिख देना है। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, वायु परिवहन के महत्व को समझाइए। वायु परिवहन क्यों महत्वपूर्ण है, इनके बारे में हमारे को बताना है। तो वायु परिवहन क्या है? इसके लिए कोई मार्ग नहीं बनाना पड़ता, सबसे बड़ी बात है, इसके लिए कोई मार्ग नहीं बनाना पड़ता। इसके अलावा ये बहुत तीव्र होता है। आप जो विदेशी यात्रा है या कोई जल्दी कोई सामान पहुंचाना है, वो इसे बहुत जल्दी कर सकते हो। जो जल्दी खराब होने वाला माल है उसको बहुत ही जल्दी ये पहुंचा देगा, क्योंकि यह बहुत ही स्पीड में चलता है। तो इसके महत्व को आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल है, परिवहन किसे कहते हैं तथा पाइपलाइन परिवहन के महत्व को समझाइए। परिवहन किसे कहते हैं? एक स्थान से किसी माल को दूसरे स्थान तक पहुंचाना या किसी एक क्षेत्र से दूसरे स्थान तक जाना, यही क्या कहलाता है? परिवहन। जैसे यहाँ से हमने कच्चा माल लिया और इसको यहाँ से उठाकर उद्योग तक पहुँचाना, यही क्या कहलाता है दोस्तों? परिवहन कहलाता है। अर्थात ये कौन से क्षेत्र में आ गया? सेवा क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र में आ गया। इसके बाद बताना है पाइपलाइन परिवहन के महत्व को समझाइए। जो पाइपलाइन है दोस्तों, पृथ्वी के अंदर हमने क्या डाल रखी है? पाइपें डाल रखी है, और इसके अंदर से क्या डालते हैं? या तो पेट्रोलियम हो गया, जो भी लिक्विड पदार्थ है इसके अंदर से जाता है। तो इसका सबसे पहला काम है, इसमें कोई रोकथाम नहीं है, इसके अंदर एक बार खर्चा होता है, उसके बाद में कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सबसे सीधा और सुगम साधन है, इसके अंदर खर्चा बहुत कम होता है, इसके अंदर चोरी करने का भी बहुत कम मामला आता तो है, परंतु बहुत ही कम मामला आता है। तो इसलिए ये क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद संसार का अर्थव्यवस्था में क्या महत्वपूर्ण है? भारतीय अर्थव्यवस्था मैंने पहले भी बताई, सबसे ज़्यादा अर्थव्यवस्था किसी में है? उद्योगों में स्थापित है। भारत की जो भी अर्थव्यवस्था है उसकी आत्मा किसे कहते हैं? उद्योगों कहते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में कंप्यूटर वगैरह हो गया, या जो ईमेल, जीमेल वगैरह जो हमारे को सेंड करनी है, वो किसके ऊपर है? संचार है। या इसके अलावा हम किसी से बात करते थे, पहले तो बहुत दिनों से चिट्ठी यहाँ से जाती और दूसरे क्षेत्र में जाती, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता, परंतु आजकल क्या हो गया? संचार का माध्यम हो गया, या किसी उद्योग का जो डेटा सेव करना है वो हम संचार पे कर सकते हैं, नेटवर्क के जरिए हम कर सकते हैं। इसके बाद में अगला सवाल हम देख लेते हैं, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? सकल घरेलू जीडीपी से आप क्या समझते हैं? तो इसका मतलब है एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी परिष्करण वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मौद्रिक या बाजारिक मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी। अर्थात कोई क्षेत्र है या कोई विशिष्ट क्षेत्र है, उसमें जो उत्पादक, उनके ऊपर कितना पैसा आ रहा है, वही क्या है? उसका एक एवरेज देखा जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? जीडीपी कहते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपका अगला सवाल है, विकास की धारणा से क्या आश्चर्य है? तो विकास की बात आते ही या तो किसी व्यक्ति का विकास या देश का। अगर व्यक्ति का विकास होगा तो ही किसका विकास होगा? देश का विकास हो पाएगा। तो हम विकास की अगर बात करें तो व्यक्ति के किस किस में हमारे को विकास करना चाहिए? उसके शिक्षा क्षेत्र को लेकर या उसके स्वास्थ्य क्षेत्र को, अगर स्वास्थ्य ठीक होगा तो ही वो विकास कर पाएगा। उसकी आर्थिक व्यवस्थाओं को देखेंगे, तो यही क्या है? विकास की धारणा। जो विकास की धारणा है वो किस किस को देखती है? व्यक्ति के शिक्षा को, स्वास्थ्य को, या उसकी आर्थिक व्यवस्था कैसे है, कौन कौन से उनको रोजगार मिल रहे, यही क्या है? विकास की अवधारणा। अब दोस्तों इसके आगे बात करते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय से क्या आश्चर्य है? अतः कोई क्षेत्र है और इसमें जो व्यक्ति रहते हैं, किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति की औसत आय, अर्थात किसी क्षेत्र में, मान लीजिए कोई गांव है या जयपुर मान लीजिए, इसमें जो भी लोग रहते हैं वो कितना कमाते हैं, उनकी एक औसत एवरेज हम देखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। अब राष्ट्र की बात कर लेते हैं। अब यहाँ हमने किसी क्षेत्र की बात की, या हम किसकी बात करेंगे? किसी देश की बात करेंगे, और जो देश में रहने वाले लोग हैं वो कितना औसतन कमाते हैं या अपने एक वर्ष में कितना कमाते हैं, उनका जो एवरेज देखा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय आय। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं उपभोक्ता शोषण से आप क्या समझते हैं? इसे कैसे कम किया जा सकता है? उपभोक्ता यानी जो ग्राहक है, उनको वर्तमान समय में कैसे उनका शोषण किया जा रहा है उनके बारे में लिखना है, और इसे हम कैसे कम कर सकते हैं इनके बारे में आपको लिखना है। इसको देख के जाना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र, आर्थिक व्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक क्षेत्र में तो दोस्तों आ जाएगा कच्चा माल। तो ऐसा क्षेत्र जहां से कच्चा माल प्राप्त होता है, अर्थात कौन कौन से हो गए? कृषि हो गई, पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया। तो यहाँ से क्या होता है? कच्चा माल प्राप्त होता है। तो ये आर्थिक क्षेत्र के कौन से क्षेत्र में आ जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। इसके बाद में दोस्तों द्वितीय क्षेत्र, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहां पर उद्योग कच्चा माल प्राप्त करते हैं पहले प्राथमिक क्षेत्र से और उनका विनिर्माण करते हैं। यहाँ पर आगे विनिर्माण उद्योग, तो जो भी उद्योग है वो कौन से क्षेत्र में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में। ये क्या करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल प्राप्त करते हैं और उनको विनिर्माण करते हैं। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में से इन्होंने गेहूं लिया और उनका विनिर्माण किया और ब्रेड बना दिया। यहाँ पर क्या आ गए? उद्योग धंधे। इसके बाद में दोस्तों हम तृतीय क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तृतीय क्षेत्र में आ गया सेवा क्षेत्र। हम तृतीय क्षेत्र को क्या बोल सकते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेवा क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। ये क्या करेगा दोस्तों? ये सेवा देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल उठाया और यहाँ से उद्योग धंधों तक लाया, तो ये लाने का काम क्या है? परिवहन हो गया। तो परिवहन किसके अंदर आ गया? तृतीय क्षेत्र में। या कोई शिक्षक हो गया या कोई वकील हो गया, ये क्या करते? सेवा देते। या मान लीजिए विनिर्माण उद्योग में कोई सामान या प्रोडक्ट बन चुका, उसके बाद ग्राहकों तक पहुंचाना, ये क्या है? परिवहन। तो ये किस में आ गया? तृतीय क्षेत्र में। तो तृतीय क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं, अर्थात इसमें सेवा दी जाती है। ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो लोकतंत्र हम किसे कहते हैं? प्रजा का शासन ही क्या कहलाता है दोस्तों? लोकतंत्र। लोक यानी जनता, तंत्र यानी शासन। जो जनता का शासन है उसे हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र। ये इसकी आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। इसके बाद में लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? जो वर्तमान समय में हमारे देश में लोकतंत्र है उसमें सत्ता यानी शक्ति, साझेदारी का मतलब होता है बंटवारा। जो शक्ति है उनका बंटवारा क्यों आवश्यक है? मान लीजिए कानून बनाने की शक्ति या कानून को लागू करने की शक्ति और उस पर जो दंड यानी न्याय देने की शक्ति किसी एक ही व्यक्ति के पास हो या एक ही व्यक्ति में निहित हो, तो वो व्यक्ति क्या बन जाएगा? निरंकुश बन जाएगा, अर्थात अत्याचारी बन जाएगा। मान लीजिए उसके मन में जो कानून आया वही आपके ऊपर थोप देगा और उसके ऊपर खुद ही क्या करेगा? न्याय करेगा। तो वो एक प्रकार से क्या हो गया? राजतंत्र हो गया, जो पहले के ज़माने में चलता था या लोकतंत्र से पहले चलता था। ठीक है। तो उसमें क्या है? जो भी शासन है वो क्या बन जाएगा? निरंकुश बन जाएगा, खुद की मनमानी करने लगेगा। परंतु इसको ध्यान में रखते हुए जो लोकतंत्र में क्या किया? सत्ता की साझेदारी कर दी, शक्तियों को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे कानून बनाने की शक्ति अलग कर दी, कानून को लागू करने की शक्ति अलग कर दी और उस कानून के ऊपर न्याय सुनाने की शक्ति क्या कर दी? अलग अलग। ठीक है। अलग अलग पार्ट बना दिए। जैसे संसद के अलग अलग पार्ट हो गए, कार्यपालिका हो गई, न्यायपालिका हो गई और विधायिका हो गई। ठीक है। तो इनको अलग अलग भागों में और इनको अलग अलग शक्ति प्रदान कर दी, जिससे क्या हो? शासन में निरंकुशता ना हो। इसके बाद में दोस्तों अगला सवाल है, संघवाद से आप क्या समझते हैं या संघवाद क्या है? संघ यानी समूह है, अलग अलग क्षेत्रों का यह समूह है। जैसे हमारा भारत देश हो गया, इसमें क्या है? पहले तो भारत है, इसके बाद अलग अलग इसके छोटे छोटे प्रांत हमने बना दिए, प्रांतों के अंदर भी हमने क्या बनाया? जिले बना दिए। ठीक है। तो ये क्या है? एक संघ है, परंतु अलग अलग होते हुए भी एक है, इसे हम एक बोलते हैं, भारत बोलते हैं। तो यही क्या है? संघवाद। अर्थात किसी क्षेत्र में अलग अलग प्रांत या क्षेत्र होते हुए भी वो क्या हो? एक हो, इसे हम क्या बोलते हैं? संघवाद। इसके बाद में अगला सवाल है, भारतीय संघवाद व्यवस्था पर टिप्पणी लिखिए। तो आप लिख देना, भारत क्या है? एक संघवादी देश है, इनके अंदर अलग अलग प्रांत है और प्रांतों के अंदर भी जिले, परंतु ये अलग अलग होते हुए भी क्या है? एक है, इसे हम क्या बोलते हैं? भारतीय संघीय व्यवस्था। ठीक है। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, जातिवाद व समाजवाद क्या है और ये लोकतंत्र को कैसे प्रभावित करता है? तो पहले आपको जातिवाद के बारे में समझ लेना है। किसी क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में एक ही जाति समूह के लोगों का पालना क्या कहलाता है? जातिवाद। अब ये क्या करेंगे? एक ही जाति के समूह है तो यहाँ पर कोई दूसरी जाति का व्यक्ति खड़ा होगा, किसके लिए? लोकतंत्र में शासन के लिए खड़ा होगा। तो एक ही जाति के जो समूह होंगे वो क्या करेंगे? अपने क्षेत्र के जो अपनी जाति के लोगों को क्या देंगे? वोट देंगे या प्रतिनिधित्व चुनेंगे। तो यहाँ पर जातिवाद होगी तो ये लोकतंत्र को क्या करती है? प्रभावित करती है। यहाँ पर जो योग्य शासन है वो नहीं चुन पाएगा। इसी प्रकार समाज में एक ही समाज के कोई लोग होंगे, वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होगा, किसके लिए? शासन के लिए, परंतु वो योग्य है, परंतु वो उस जाति का नहीं है या उस समाज का नहीं है, तो वो क्या होगा? जीत नहीं पाएगा वहाँ से। तो इसमें जो क्या कर रहा है? जातिवाद और समाजवाद
लोकतंत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर अच्छा शासक जनता को नहीं मिल पा रहा है। तो ठीक है, तो इस तरह से प्रभावित करता है, आप अपने शब्दों में लिख सकते हो। अब दोस्तों आपका अगला सवाल है, धर्म एवं सांप्रदायिकता कैसे लोकतंत्र शासन प्रणाली को प्रभावित कर रही है, इनके बारे में आपको लिखना है। जो धर्म है वो कैसे लोकतंत्र को प्रभावित कर रहा है। मान लीजिए किसी क्षेत्र में एक धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी है और उसके बाद में दूसरे धर्म के कम है, तो यहाँ से जो व्यक्ति खड़ा होगा वो चाहे शासन के लिए अच्छा हो या ना हो, परंतु यहाँ पर धर्म को देखा जाएगा। यहाँ के जो लोग हैं वो धर्म को देखते हैं कि हमारे धर्म का ये लोग है, इसी को हमको वोट देना चाहिए, चाहे ये शासन के लिए अच्छा हो या ना हो। तो यहाँ से जो अच्छा प्रतिनिधित्व है वो जीत के नहीं जाएगा। इसके बाद में दोस्तों है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता अर्थ होता है आपसी मुठभेड़ या आपसी लड़ाई झगड़ा। ये किसको लेकर हो सकता है, या तो भाषा को लेकर हो सकता है, जाति को लेकर हो सकता है, धर्म को लेकर हो सकता है। किसी क्षेत्र या किसी विशेष क्षेत्र में धर्म, भाषा या जाति को लेकर जो आपसी मुठभेड़ होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सांप्रदायिकता। अगर लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा होगा तो यहाँ पर भ्रष्टाचार फैलेगा और ये किसको प्रभावित करेगा, लोकतंत्र को प्रभावित करेगा। तो इनके बारे में आपको लिखना है। इसके बाद में लोकतंत्र में दबाव समूह के महत्व को समझाइए। जो लोकतंत्र शासन प्रणाली है इनमें दबाव समूह है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको बताना है। तो ये लोकतंत्र में जो दबाव समूह है ये सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं। मान लीजिए सरकार ने किसी कानून को बना दिया परंतु वो जनता के हित में नहीं है, तो ये दबाव समूह क्या करेंगे, ये जनता के पक्ष में होकर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये आपका जो कानून है ये वापस ले लीजिए, ये जनता के पक्ष में नहीं है, और सरकार को मजबूरन वापस लेना पड़ता है। तो इस तरह से जो दबाव समूह है वो हमारे हित में काम करते हैं। तो इस तरह ये लोकतंत्र में क्या है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, गठबंधन शासन से आप क्या समझते। गठबंधन, गठ यानी जुड़ना, बंधन यानी एक बंधन में जुड़ना। मान लीजिए कोई पार्टी है, उनको 70 वोटों से जीतना है, तो यहाँ से अलग अलग पार्टी खड़े होंगे, अलग अलग पार्टी के उम्मीदवार खड़े होंगे, परंतु मान लीजिए सभी पार्टियों को 10-10, 20-20 क्या मिले, वोट मिले। कितने मिले, 10-10, 20। परंतु ये क्या करेगी, पार्टी आपस में मिल जाएगी और सभी एकजुट होकर एक पार्टी बना लेगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गठबंधन। तो अर्थात 2 या 2 से अधिक पार्टियां आपस में मिलकर एक सरकार का निर्माण करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन शासन प्रणाली। ठीक है, मान लीजिए भाजपा को हमारे को जिताना है 50 वोटों से, परंतु उसको वोट मिले कितने, 30 वोट मिले। तो ये क्या करेगी, 20 वोटों को लेने के लिए 2 या 3 से अधिक पार्टी अपने अंदर मिला लेगी और 50 वोट का क्या बना लेगी, गठबंधन बना लेगी और एक अपने सरकार बनाकर खड़ी कर देगी। इसे हम क्या बोलते हैं, गठबंधन सरकार। आई होप दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होगी। दोस्तों इन प्रश्नों के अंदर हिस्ट्री के प्रश्न ऐड नहीं किए गए, इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ये प्रश्न आपको जरूर से एग्जाम के अंदर देख के जाना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके उत्तर भी आपको बहुत ही अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, अब दोस्तों मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।